एंड नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। तो अब ध्यान से सुनिएगा। पहला, द फर्स्ट थिंग, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के अंदर ही तीन पार्ट्स हैं। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के अंदर तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉमन सेंस रूल, द सेकेंड पार्ट इज एंड और। तो आप उसके अंदर देखोगे 1 2 3 आपको दिखाई देगा। नंबर 1 कॉमन सेंस, नंबर 2 कंजंक्टिव एंड डिस्जंक्टिव वर्ड्स, नंबर 3 मे शेल। तो आपको ये तीन चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर। और ये मे और शेल आज के बाद आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ये मे और शेल बार बार आते रहेंगे, चाहे आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ें, चाहे आप कस्टम्स एक्ट पढ़ें, चाहे एक्साइज पढ़ें, चाहे सर्विस टैक्स, चाहे कंपनीज एक्ट। ये मे और शेल अब आज के बाद आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, नेवर। तो एवरी टाइम यू विल ओपन अ लॉ बुक, ये दो शब्द आपके लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक्सेप्शनल रूल के अंदर ही तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, first part that we have, that is the common sense rule. Now in the common sense rule we are saying, दो लाइनें पढ़ देता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। If no sensible meaning can be assigned to a word or phrase, or if it would defeat the real object of the statute, it should be eliminated. अगर किसी शब्द को पढ़कर या किसी फ्रेज को पढ़कर उसका कोई सेंसिबल मीनिंग ना निकलता हो तो, और या फिर उससे जो एक्ट का पर्पस है वो डिफीट होता हो, जो सेक्शन का पर्पस है वो डिफीट होता हो, मतलब जो शब्द है सेक्शन के अंदर लिखा है और वो उसी सेक्शन को नलीफाई करता है, तो उस शब्द को एलिमिनेट कर देना चाहिए। बट एज अ जनरल रूल इट इज बेटर फॉर अ थिंग टू हैव इफेक्ट देन टू बी मेड वॉइड। एक थंब रूल ये है, एक पहला थंब रूल ये है कि हमारी पहली कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम लॉ के हर शब्द को एनफोर्स करें, हम लॉ के हर शब्द को इम्प्लीमेंट करें। ये हमारी पहली कोशिश, हमारा पहला प्रयास होना चाहिए। हम लोग ये प्रिज्यूम कर चलें कि लॉ मेकर जब भी लॉ में कोई भी शब्द लिखता है तो किसी भी शब्द को बेवजह नहीं लिखता है। हर शब्द को लिखने से पहले वो सोचता है, समझता है और फिर वो लिखता है। तो हमारा पहला प्रिजम्पशन यही होता है कि लॉ मेकर जब लॉ में कुछ लिखता है तो सोच समझ कर लिखता है और इसलिए हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं कोई शब्द बेवजह लिखा गया हो। तो आफ्टर ऑल ह्यूमन एरर इज पॉसिबल इन एनी फील्ड। तो उस केस में फिर हमें उस जो कहना चाहिए कि नॉन सेंस वर्ड है उसको बीच में से एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने बीच में लिख कर दिया है आप लोगों को, यहाँ पर आपके नोट्स में, आपकी स्टडी मटेरियल में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 क्लॉज बी सब क्लॉज 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है। आगे हम ये सेक्शन 152 दोबारा करेंगे जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर करेंगे। तो अभी मैं फिलहाल ये बता देता हूं कि इसमें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि एग्जैक्टली इसका मतलब यहां पर क्या है। सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज बी के बाद सब क्लॉज 1 2 3 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज 5। अब ये कुछ इस तरीके से लिखे गए हैं कि अगर मैं इस सब क्लॉज 4 को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूं तो वो सब क्लॉज 4 पूरे के पूरे सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 को ही नलीफाई कर देता है। ये जो सब क्लॉज 4 है ये पूरे के पूरे सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 को नलीफाई कर देता है। तो इस सब क्लॉज 4 को इंप्लीमेंट करना बड़ा डेंजरस है। तो अब देखा जाए तो सब क्लॉज 4 किसका है? सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 क्लॉज बी सब क्लॉज 4। क्लॉज बी के अंदर सब क्लॉज 4 है और सब क्लॉज 4 को अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूं, अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा अभी इस वक्त, लेकिन ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आएगा जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर करेंगे, जब हम सेक्शन 152 करेंगे। तो सबसेक्शन दिस सब क्लॉज 4 nullifies whole subsection 7।
तो अ स्मॉल प्रोविजन इन द बॉडी ऑफ बिगर प्रोविजन हैज द इफेक्ट ऑफ नलिफाइंग द होल बिगर प्रोविजन। तो फिर मैं क्या करूं इस केस में, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ये कहूं कि पूरा सबसेक्शन 7 बेकार है? क्या मैं कहूं कि पूरा का पूरा सबसेक्शन 7 नलिटी है? क्या ये पूरा सबसेक्शन 7 नलिटी है? या मैं ये कहूं कि नहीं, सबसेक्शन 7 तो वैलिड है, लेकिन उसके अंदर जो सब क्लॉज 4 है वो वॉइड है, वॉइड है या नॉनसेंस है या एब्सर्ड है। एब्सर्ड का मतलब वही नॉनसेंस। तो अब मैं किसको मानूं, सब क्लॉज 4 या सबसेक्शन 7? हाँ जी, सो सब क्लॉज 4 वॉइड है, नॉनसेंस है, या सबसेक्शन 7 पूरा वॉइड है? 4 या 7, ये आपको आंसर दे। तो स्मॉल, आई रिपीट दैट, मुझे बीच में रिपीट करने के लिए कहा गया, बरेली ने कहा कि सर रिपीट कर दो, समझ में नहीं आई कहानी, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर में देखेंगे, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चैप्टर में देखेंगे कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज बी के अंदर सब क्लॉज 4, और वो जो सब क्लॉज 4 है अगर हम उसको एनफोर्स करते हैं तो वो पूरे सबसेक्शन 7 को ही नलीफाई कर देता है। तो हम पूरे सबसेक्शन 7 को नलिटी मान लें, वॉइड मान लें, या हम सिर्फ जो क्लॉज बी का सब क्लॉज 4 है उसको एब्सर्ड मान लें, नॉनसेंस मान लें, क्योंकि वो पूरे के पूरे सबसेक्शन 7 को नलीफाई कर रहा है। तो आई विल से द आंसर इज हाँ जी, everybody is saying, Janakpuri says subclause 4, Bareilly says subclause, rather Dwarka says subclause 4, Rohtak says subclause 4, North Campus subclause 4, and then we say, well, subclause Muzaffarnagar says subclause 4, Faridabad, everywhere, Muzaffarnagar, North Campus, Guwahati also says subclause 4 को nullify मान लो, and then Agra and Bareilly also saying subclause 4. तो it is clear to everybody, जो आप कर रहे हो ना कि subclause 4 void है, अब ये आप क्या लगा रहे हो यहाँ पर, रूल ऑफ कॉमन सेंस, ये आप यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हो, रूल ऑफ कॉमन सेंस। और रूल ऑफ कॉमन सेंस कहता है कि सब क्लॉज 4 वॉइड है, पूरा सबसेक्शन 7 वॉइड नहीं है। अब ये एग्जाम्पल समझ में आ गया हम लोगों के, तो हम वापस आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। पठानकोट ऑल्सो सेज सब क्लॉज 4। देन आई गो ऑन फर्दर, कंजंक्टिव एंड डिसजंक्टिव। कंजंक्टिव का मतलब एंड, डिसजंक्टिव का मतलब और। तो एंड का मतलब चीज़ों को जोड़कर पढ़ो, और का मतलब चीज़ों को तोड़कर पढ़ो। और हम कुछ नया नहीं सीख रहे आज। आई थिंक 4th क्लास में, 5th क्लास में मम्मी ने जब पहली बार इंग्लिश सिखाई थी, टीचर्स ने, मम्मी ने जब पहली बार सिखाई थी तभी बता दिया था राम एंड श्याम का मतलब दोनों एक साथ जा रहे हैं। राम एंड श्याम वेंट टू मेला, और राम और श्याम दोनों में से, अगर राम और श्याम लिखा है तो दोनों में से कोई एक। तो कुछ नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं आज, लेकिन इसमें कुछ नया ये है कि कई बार लॉ मेकर लिखना तो एंड चाहता था लेकिन गलती से और लिख गया, या लिखना और ही चाहता था लेकिन गलती से एंड लिख गया, और हमें सेंटेंस पढ़ते हुए समझ में आ जाता है कि यहाँ पर लॉ मेकर को एंड नहीं और लिखना चाहिए था, या और नहीं एंड लिखना चाहिए था। और होता क्या है कि अगर वो एंड की जगह गलती से और लिख गया तो वो सेंटेंस नॉनसेंस बन जाता है। खुद ही लगता है कि ओहो ये लॉ मेकर से क्या गलती हो गई, यहाँ पर और नहीं, यहाँ पर एंड होना चाहिए था। एंड आई विल शो यू दीज एग्जाम्पल्स इन द चैप्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऐसा हो जाता है। वाइंडिंग अप के चैप्टर में आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ओल्ड कंपनीज एक्ट का, बीच में लिखा हुआ है सेक्शन 439 सबसेक्शन 7, और उसमें आपको दिखाऊंगा कि लॉ मेकर ने लिखा तो वहाँ और है लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ते एंड है, और एंड करके पढ़ते हैं तो नॉन सेंस से सेंसिबल में कन्वर्ट हो जाता है। आई विल शो यू द एग्जांपल इज देयर इन द कंपनीज एक्ट 1956 इन द चैप्टर ऑफ वाइंडिंग अप, और ऐसे एग्जांपल आते रहते हैं। तो फिर से बोलूंगा, ह्यूमन एरर का स्कोप है। हम ये ना माने कि लॉ मेकर भगवान है, हम ये माने कि लॉ मेकर भी एक इंसान है और वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कहीं कहीं ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, और हमें लॉ मेकर की इंटेंशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कई बार लिटरल इंटरप्रिटेशन को छोड़ देना चाहिए, एंड विल टॉक अबाउट दैट।
यहाँ तक कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में भी आपको दिखाऊंगा। इन द न्यू कंपनीज एक्ट देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल कंपनी, वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हैं आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में कि वहाँ और या एंड किस तरीके से पढ़ें और इंटरप्रेट किस तरीके से करें। अभी नहीं उठाऊंगा आज, लेकिन स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आने वाली क्लासेस में आएगी कहीं ना कहीं हमारे कोर्स करिकुलम में, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, और एंड का झमेला उसमें भी है इन द न्यू कंपनीज एक्ट। देन टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट, मे शैल। मे का मतलब डायरेक्टरी बाय नेचर, फिर से बोलूंगा, मे का मतलब ऑप्शनल, मे का मतलब रिकमेंडेटरी, आप चाहो तो करो, आप ना चाहो तो ना करो। आपको लॉ मेकर ने ऑप्शन दी है, कंपनी में नॉट, तो कंपनी के ऊपर, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर में नॉट, तो ऑप्शनल है, वो चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। लेकिन जहां पर लिख दिया जाता है कंपनी शैल डू दिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डू दिस, तो शैल का मतलब मैंडेटरी, कंपलसरी, तो वो काम तो आपको करना ही है और उसी तरीके से ही करना है जैसे कि लॉ में लिखा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मे एंड शैल। लेकिन और अब मैं कहूँगा ये सारी जिंदगी याद रखिएगा, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे कस्टम या एक्साइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का कोई भी लॉ हो, दुनिया की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया का कोई भी लॉ हो, वेल मे का मतलब ऑप्शनल एंड आल से शैल मीन्स कंपलसरी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मे को मे नहीं पढ़ते, मे को शैल पढ़ लेते हैं। अगर किसी मे शब्द में ड्यूटी और पावर दोनों जुड़ जाते हैं तो फिर वो मे नहीं रहता, वो मे शैल बन जाता है। उस मे को मे नहीं पढ़ा जाता, उस मे को शैल पढ़ा जाता है, उसको इंटरप्रेट शैल किया जाता है। चाहे लॉ मेकर ने लिखा है मे, लेकिन हमें मालूम है कि उस मे के साथ एक ड्यूटी भी जुड़ी हुई है और उसके साथ एक पावर भी जुड़ी हुई है, तो अब वो मे नहीं है, अब वो मे शैल है। देन टॉकिंग अबाउट दैट, हाँ जी, बीच में फरीदाबाद ने पूछा कि सर वो कंजंक्टिव शब्द का मतलब क्या है, तो कंजंक्टिव शब्द का मतलब है जोड़कर पढ़ो, एंड इज कंजंक्टिव, जोड़कर पढ़ो, ए एंड बी दोनों एक साथ, कंजंक्टिव जोड़कर पढ़ो। अब वापस आते हैं मे और शैल के ऊपर, और देन टॉकिंग अबाउट दैट विल आई से, तो जो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मे इज कपल्ड विद ड्यूटी, वेयर द मे गिव्स पावर एंड कपल्ड विद ड्यूटी, तो मे में पावर भी है प्लस ड्यूटी भी है, देन इट बिकम्स मैंडेटरी एंड सच मे विल बी रेड एज शैल, जो मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्म में नीचे भी लिखा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे नीचे, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एग्जाम्पल ऑल्सो सेक्शन 408 में। चलिए बल्कि आपको क्लॉज बी में अभी वापस लेकर आता हूँ, नीचे एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये वही सेक्शन 408 है जो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये वही सेक्शन 408 दोबारा रिपीट हो रहा है, जिसकी पहली लाइन है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। लेकिन अब मेरा फोर्स उस नॉट विथस्टैंडिंग के ऊपर नहीं है, जो मेरा फोर्स है वो 408 सबसेक्शन 1 में मे शब्द के ऊपर है। कहाँ कहाँ मे लिखा है, CG मे अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन्स एज CLB, या एक काम करते हैं, आप यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एलैबोरेट करके लिखा है, जहाँ पहले लिखा था जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे वहीं पर वापस चलते हैं, क्योंकि ये पैरा रिपीट हो रहा है आपके नोट्स में एक बार और। तो पेज नंबर 6, रादर सॉरी, पेज नंबर 6 भी नहीं कहूंगा, लेट अस गो बैक, यस, हाँ पेज नंबर 6 पे एग्जाम्पल 2, तो पेज नंबर 6 ऑन द टॉप, एग्जाम्पल नंबर 2, और अब यहां ध्यान से पढ़ेगा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, CG मे अपॉइंट CG may appoint such number of persons as the CLB may by order in writing specify. दो बार मे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, एक बार नहीं, दो बार मे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। CG may appoint such number of persons as the CLB may by order in writing specify to CG, जो कहेंगे इतने अपॉइंट करो तो उतने अपॉइंट करेंगे, फिर CG अपॉइंट करेगा तो टेन्योर विल बी 3 years, वो हमें मालूम है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। स्टेप नंबर 1, कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है। स्टेप नंबर 2, CLB में कंप्लेंट आई, CLB ने इंक्वायरी की और प्रूव हो गया कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है।
स्टेप नंबर 3, सीएलबी ने एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को, फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया इन सेक्शन 402। और उसके बाद स्टेप 4, सीएलबी ने ऑर्डर दिया सीजी को नए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। सीएलबी मे गिव द ऑर्डर, सीएलबी मे नॉट गिव द ऑर्डर। अगर सीएलबी ऑर्डर देता है सीजी मे अपॉइंट, सीजी मे नॉट अपॉइंट। ये लॉ मेकर की लैंग्वेज है जो 408 में लिखी है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, जो आपके सामने है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव किया है, ये वो लैंग्वेज है। तो मेरे तो शब्द इसमें है ही नहीं। द पॉइंट इज, अगर सीएलबी इंक्वायरी में प्रूव होता है कि कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है ही नहीं और जो कंप्लेंट आई वो झूठी कंप्लेंट थी, तो उस केस में कंपनी लॉ बोर्ड सीजी को कोई ऑर्डर नहीं देगा। CLB may give the order, company law board may give the order to the CG, company law board may not give the order to CG। तो ये तो डिपेंड करेगा कि कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है या नहीं है। अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है, CLB विल नॉट पास द ऑर्डर। अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है तो CLB विल पास द ऑर्डर टू CG की अपॉइंट करो। अब जब CG को ऑर्डर दे दिया, CG मे अपॉइंट, CG मे नॉट अपॉइंट। अब इस मे का क्या मतलब है? ये जो मे यहां पर दिया गया है, क्या ये मे शेल है? क्या सीजी को वो डायरेक्टर अपॉइंट करने ही पड़ेंगे जो सीएलबी ने ऑर्डर दिया है? तो जो सीएलबी के साथ मे है वो मे है या शेल है? जो सीजी के साथ मे है वो मे है या शेल है? सीएलबी के साथ जो मे है, अब ये आपको रिस्पॉन्स देना है। सीएलबी मे एंड सीजी मे, सीएलबी शेल, सीजी शेल, सीएलबी शेल, सीजी मे, क्या है? किस तरीके से पढ़ेंगे इसको? कंपनी लॉ बोर्ड क्या है? वेल, कंपनी लॉ बोर्ड, हाँ जी, जनकपुरी से रिस्पांस आ गया है मेरे पास। तो मे या शेल, क्या क्या पढ़ें इसको? प्लीज प्लीज जनकपुरी, आई गॉट द रिस्पांस ओवर देयर एंड आई विल से जनकपुरी, रोहतक, नॉर्थ कैंपस, हनुमानगढ़, एवरीबडी इज सेइंग द करेक्ट आंसर एक्चुअली। थैंक यू सो मच। तो कंपनी लॉ बोर्ड मे, कंपनी लॉ बोर्ड मे नॉट। अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होगा तो सीजी को ऑर्डर देंगे, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं होगा तो सीजी को ऑर्डर नहीं देंगे। लेकिन अगर सीजी को ऑर्डर दिया है तो सीजी शेल अपॉइंट दोज डायरेक्टर्स एज आर ऑर्डर्ड बाय सीएलबी। तो सीजी के साथ जो मे लिखा है, क्या सीजी की ड्यूटी बनती है, क्या सीजी का फर्ज बनता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट करना? क्या जब सीएलबी का ऑर्डर आ जाता है सीजी के पास कि डायरेक्टर अपॉइंट करो, तो क्या सीजी के पास पावर भी आ जाती है कि हम डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे? मतलब सीएलबी ऑर्डर आने के बाद क्या सीजी के पास पावर आ जाती है टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स? और क्या सीजी की ड्यूटी भी बनती है टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स? यस और नो? एंड द आंसर इज यस। आंसर इज यस। और इसलिए अब कहेंगे, वेल, जो अभी हम बात कर ही रहे थे, गोइंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल, पेज नंबर 8 ऑन द बॉटम, पेज नंबर 8 ऑन द बॉटम, Section 408, power of CG to prevent the operation mismanagement, notwithstanding anything contained in this act, CG may नहीं, CG shall appoint such number of directors, such number of persons as the CLB may by order specify. So अब ये कहानी हमारी समझ में आ गई कि normally may is may and may is optional, but in one case the may becomes shall. और वो may shall कब बन जाता है? जब may के साथ ड्यूटी और पावर दोनों अटैच हो जाते हैं, देन द मे बिकम्स शेल। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि शेल बिकम्स मे? ये भी अब एक सवाल है। तो अब ऊपर जो दिया गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मे के साथ क्या जुड़ गया है? पावर प्लस ड्यूटी। मे प्लस पावर प्लस ड्यूटी, दैट बिकम्स शेल। तो जब मे के साथ पावर और ड्यूटी दोनों जुड़ जाते हैं तो फिर उस मे को मे नहीं पढ़ा जाएगा, उस मे को शेल पढ़ा जाएगा। नाउ क्लॉज बी ओवर देयर, और जब क्लॉज बी के बारे में बात करें, द पैरा बी आल से, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम शेल को मे पढ़ें? अब ये कब हो सकता है ये भी ध्यान से सुनिएगा। कई बार लॉ मेकर गलती से लॉ में किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ शेल लिख देता है या कोर्ट के साथ शेल लिख देता है, कोर्ट शेल डू दिस या गवर्नमेंट अथॉरिटी शेल डू दिस। जबकि वहाँ पर जब हम पूरा सेक्शन पढ़ते हैं, पूरा प्रोविजन पढ़ते हैं, तो ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोर्ट वहाँ पर अपना लॉजिक, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेगा, और अगर उनको वो एक्टिविटी, वो काम सही लगा तो करेंगे, और अगर वो एक्टिविटी, वो काम सही नहीं लगा तो वो नहीं करेंगे। तो लॉ मेकर ने लॉ में लिख दिया, हाई कोर्ट शेल
पास दिस ऑर्डर, हाई कोर्ट शेल अलाउ। लेकिन पहले हाई कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ हम अलाउ कर सकते हैं, हम ऑर्डर पास कर सकते हैं, और कि हो सकता है इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन हाई कोर्ट को लगे कि हाँ ऑर्डर पास कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, और दूसरी सिचुएशन में कोर्ट को लगे कि नहीं हम ये परमिशन ग्रांट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पर हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो अलाउ करें, ना चाहे तो अलाउ ना करें। सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड आज से तो कभी कभी ऐसा होता है दैट शेल बिकम्स मे, लेकिन वो कब होता है जब किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, कोर्ट के साथ शेल लिखा होता है, लेकिन उस पैरा को पढ़कर हमें लगता है कि नहीं यहाँ शेल नहीं होना चाहिए, यहाँ कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होनी चाहिए। दे मे अलाउ, दे मे नॉट अलाउ, दे मे पास द ऑर्डर, दे मे नॉट पास द ऑर्डर। सो इफ, और इसी के नीचे अच्छा मे में एक पैरा और पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर क्लॉज बी में। लेट अस रीड दिस। If a provision containing the may is meant for advancing the remedy and suppressing the mischief, or if only directory meaning will defeat the very intention of the act, then the mandatory meaning shall be assigned to it and it shall mean a command. अगर मे को मे पढ़ने से, क्लॉज बी क्या कहता है, पैरा बी क्या कहता है, अगर मे को मे पढ़ने से अगर जो लॉ की इंटेंशन है वो डिफीट होती है, और लॉ जो रेमेडी देना चाहता है वो रेमेडी प्रोवाइड नहीं हो पाती है, जो रिलीफ देना चाहता है वो रिलीफ प्रोवाइड नहीं हो पाता है, और लॉ मेकर की जो बेसिक इंटेंशन है वही डिफीट हो जाती है, तो फिर उस केस में उस मे को मैंडेटरी पढ़ा जाए। मैंडेटरी पढ़ा जाए मतलब शेल पढ़ा जाए। तो जो मैंडेटरी शब्द दिया गया है, देन द मैंडेटरी मीनिंग शेल बी असाइंड। मैंडेटरी मीनिंग का मतलब शेल, तो उस मे को मे ना पढ़ा जाए, उस मे को शेल पढ़ा जाए अगर लॉ मेकर की इंटेंशन डिफीट होती है। तो ये भी, तो सिर्फ पावर और ड्यूटी के केस में बात नहीं हो रही, मतलब हमारे पास दो सिचुएशन हो गई। सिचुएशन ए, जब मे के साथ पावर प्लस ड्यूटी ऐड हो जाती है तो वो शेल बन जाता है, और दूसरा अगर मे को मे पढ़ने से अगर लॉ मेकर की इंटेंशन डिफीट होती है तो भी उस मे को मे ना पढ़कर उसको शेल पढ़ना चाहिए, उसको शेल इंटरप्रेट करना चाहिए। तो मे को दो केसेस में शेल पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेल, टॉकिंग अबाउट शेल, अगर लॉ मेकर ने गवर्नमेंट अथॉरिटी के नाम के साथ शेल लिखा है तो उस शेल को शेल ना पढ़कर उसको मे पढ़िए। और गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास एक डिस्क्रिशन होती है कि वो सिचुएशन को देखते हुए, फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, अपना लॉजिक, अपना रीजन अप्लाई करते हुए किसी चीज़ के लिए परमिशन दे या परमिशन ना दे। ऐसा नहीं है कि हमने गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल की एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी शेल ग्रांट द परमिशन ऑलवेज। तो अगर कहीं किसी लॉ में कहीं भी ऐसा पढ़ने के लिए मिलता है कि हमने एप्लीकेशन फाइल की टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी या हमने पिटीशन फाइल की टू द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटी शेल या हाई कोर्ट शेल ग्रांट द परमिशन, तो उसको शेल ना पढ़कर उसको में पढ़ना चाहिए। अगर हम परमिशन डिजर्व करते होंगे तो गवर्नमेंट अथॉरिटी हमें परमिशन देगी, अगर हम डिजर्व नहीं करते होंगे तो गवर्नमेंट अथॉरिटी हमें परमिशन नहीं देगी। तो लॉ मेकर के शेल लिख देने से वो मैंडेटरी नहीं हो जाएगा कि उनको हमें वो परमिशन देनी ही पड़ेगी। देन गोइंग ऑन फर्दर इनटू दिस रूल ऑफ एजुजडम जेनरिस। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल लिया था फ्लावर्स का, लोटस, रोज, लिली, सनफ्लावर, एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स other flowers. If I say dog, cat, goat, cow, buffalo, etc., etc. means what? Tiger, python, lion, या फिर etc. means pet animals. etc. means pet animals. तो कुल मिलाकर अभी कहानी ये है कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स और कुछ जनरल वर्ड्स एक साथ लिख दिए जाते हैं एक ही सेंटेंस में। तो फिर जनरल वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन जो है वो करना चाहिए एज पर द स्पेसिफिक वर्ड्स। पहले स्पेसिफिक वर्ड्स को देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या इंटेंशन है, क्या डिलीवर कर रहे हैं, और फिर वही कलर जो आपने लिया है वहां से वही कलर आप स्पेसिफिक वर्ड से कलर लेकर जनरल वर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर दीजिए। दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट एजुजडम जेनरिस। इसमें एक न्यू एक्ट में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर आपके नोट्स में नहीं लिखा मैंने, लेकिन एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। न्यू एक्ट में हम बात करते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओल्ड एक्ट में भी था, ओल्ड कंपनीज एक्ट में भी था, सेक्शन 25 ऑफ द ओल्ड कंपनीज एक्ट अगर किसी को याद हो। कंपनी जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है मेन ऑब्जेक्ट, प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, कॉमर्स। न्यू कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो न्यू कंपनीज एक्ट में सेक्शन 8 है,
ओल्ड कंपनीज एक्ट का सेक्शन 25 हैज बिकम सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट। और सेक्शन 8 में क्या लिखा है, कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स में लिखा होगा प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सच अदर ऑब्जेक्ट्स, उसमें और रिलीजन, चैरिटेबल पर्पस, सच एंड एनी सच अदर ऑब्जेक्ट्स। तो शब्द क्या है, सच अदर ऑब्जेक्ट। सच अदर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और रबर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी। या सच अदर ऑब्जेक्ट्स का मतलब, सच अदर ऑब्जेक्ट्स का मतलब, हाँ जी, सच अदर ऑब्जेक्ट्स का मतलब अब सबको मालूम है। सच अदर ऑब्जेक्ट्स का मतलब है सिमिलर एक्टिविटीज जिसमें हम समाज सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं करना चाहते, और अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो उसका क्या करेंगे, री इन्वेस्ट इन द सेम एक्टिविटी। So we have that Bareilly, Rohtak giving the response social welfare, other social objects, that is such other objects। तो जो सच वर्ड यूज किया गया है, अगर लॉ मेकर ने लिख दिया होता एनी अदर ऑब्जेक्ट तो भी मैं कहता कि हम रूल ऑफ एजुजम जेनरिस अप्लाई करते और एनी अदर ऑब्जेक्ट को भी कहते मिलता जुलता, क्योंकि वो सेम सेंटेंस में लिखा है। ये तो मैं कहूँगा लॉ मेकर ने अच्छा किया कि साफ साफ ही लिख दिया सच अदर ऑब्जेक्ट, तो उससे क्लैरिटी हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है कि इसके अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे। और सबको मालूम है कि अब सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, समाज सेवा की बात हो रही है। तो रूल ऑफ एजुजम जेनरिस। और यहीं पर मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए अब एक होमवर्क है। आईपीसीसी में आपने एक केस किया था, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस। और इसमें जो सारा झगड़ा था वो दो शब्दों के ऊपर था, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। इन दो शब्दों के ऊपर सारा झगड़ा था कि इन दो शब्दों में क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है और क्या कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो कंपनी ने एक फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और बीच में फाइनेंस देना बंद कर दिया था मिस्टर रिची को, और मिस्टर रिची ने सूट फाइल किया था कि सर आपने शुरू में तो फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब फाइनेंस देना क्यों बंद कर दिया। तो यही, और कंपनी ने बोला कि हमसे गलती हुई, हमें आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा, और हमारे हिसाब से ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर वर्ड्स में फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं आती है। तो मिस्टर रिची ने सूट फाइल किया था कि नहीं, इन दो शब्दों में फाइनेंसिंग एक्टिविटी आती है। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़कर पढ़िए, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, टू एक्ट एज मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड टू एक्ट एज जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये नहीं कि दुनिया का हर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंपनी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज देनी है। तो इन शब्दों को एक साथ जोड़कर पढ़ना है, मैकेनिकल इंजीनियर्स स्पेसिफिक वर्ड्स, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स आर general words, and the interpretation of general words shall be done as per the specific words जो उससे पहले लिखे हैं। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को हवा हवा में नहीं पढ़ना है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ना है, किसके साथ जोड़कर पढ़ना है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ। तो कोर्ट ने कहा कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कर सकती है जिसमें कंपनी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज देनी है और बदले में प्रोफेशनल फीस लेनी है। और कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा है, मतलब फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, दीज टू वर्ड्स डू नॉट इंक्लूड द फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बाकी प्लीज घर जाकर एक बार पढ़िएगा पूरा। लेकिन अब आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं। व्हेन आई से द रूल ऑफ एजुजडम जेनरिस, वैसे रूल ऑफ एजुजम जनरस, तो अब एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज टेल मी एग्जैक्टली कि इस एग्जांपल से आप क्या समझते हैं। व्हेन आई से लेट अस से जुपिटर कॉमा पैसिफिक ओशियन कॉमा कपिल शर्मा कॉमा पेंसिल कॉमा बैरक ओबामा कॉमा एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एटसेट्रा 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 का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जुपिटर, पैसिफिक ओशियन, कपिल शर्मा, पेंसिल, टेबल, बैरक ओबामा, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। क्या एटसेट्रा का कोई मतलब है। चलिए, नॉर्थ कैंपस ने आंसर दे दिया कि कपिल शर्मा बैरक ओबामा के साथ जुपिटर पे गया है। पेंसिल का क्या कर रहा है वहां पर,
बाकी जगह से आंसर आ रहा है नथिंग स्पेसिफिक, कुछ भी नहीं, नथिंग स्पेसिफिक. somebody saying गुत्थी, गुत्थी का somebody saying बाबा जी का ठुल्लू, that is from जनकपुरी. फरीदाबाद saying all independent words, and I'll say somebody saying पलक. स्पेस में पेन नहीं चलता इसलिए पेंसिल ले गया. चलिए आपको 3 इडियट्स का डायलॉग याद है. नाउ द पॉइंट इज यू रिमेंबर फ्रॉम देयर. लेकिन मेजॉरिटी ने, फन्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, मेजॉरिटी ने सही बोला कि इन सारे शब्दों का आपस में कोई लिंकेज नहीं है, सारे शब्द इंडिपेंडेंट हैं. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस अप्लाई ही नहीं होता? कैन आई से दैट? तो फिर रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस अप्लाई कब होता है? इस केस में ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, इस केस में रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस अप्लाई नहीं होता. तो फिर अप्लाई कब होता है, किस सिचुएशन में अप्लाई होता है? तो मेरे पास आंसर आ गया है फ्रॉम जनकपुरी, व्हेन द सिमिलैरिटी एग्जिस्ट. जब स्पेसिफिक वर्ड्स में आपस में सिमिलैरिटी हो. उसको एक शब्द हम देते हैं जब स्पेसिफिक वर्ड्स सेम स्पीशीज के हों, सेम क्लास के हों, सेम कैटेगरी के हों. तो जब स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं so rule of adjustum generis applies only when the specific words are of same species, सेम स्पीशी और सेम क्लास, तो ही अप्लाई होता है, वरना अप्लाई नहीं होता है. सो अदरवाइज आप ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते. जहां सारे स्पेसिफिक वर्ड्स इंडिपेंडेंट है तो उनसे आप कोई कॉमन इंटरप्रिटेशन लेकर आप जनरल वर्ड्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दैट इज क्लियर टू अस. तो कभी कभी ये रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस फेल हो जाता है, और ये रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस फेल होने का एक एग्जाम्पल हम देखेंगे ओल्ड कंपनीज एक्ट में, जो अभी भी इंडिया में अप्लाई हो रहा है. हम वाइंडिंग अप का चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि सेक्शन 433 द 6 ग्राउंड्स ऑफ वाइंडिंग अप, और जो पहले 5 ग्राउंड्स हैं वो स्पेसिफिक हैं, लेकिन उन 5 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. तो लेट मी इलैबोरेट अपॉन दिस. थोड़ा सा मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको यहाँ पर. रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस फेल्स. रूल ऑफ adjustum generis cannot be applied in section 433. 6 grounds of वाइंडिंग अप, और उसका रीजन है एट सेक्शन 433 क्लॉज A to E आर स्पेसिफिक ग्राउंड्स बट डू नॉट हैव एनी connectivity with each other. And 433 clause F is general. 433 clause F क्या है? 433 क्लॉज एफ कहता है जब भी न्यायोचित हो टू वाइंड अप द कंपनी, वाइंड अप द कंपनी. हाई कोर्ट कैन वाइंड अप द कंपनी, हाई कोर्ट कैन अपॉइंट द लिक्विडेटर. जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं लॉ मेकर के, दैट इज जस्ट एंड इक्विटेबल. तो 433 क्लॉज एफ कहता है इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल.
just and equitable to wind up the company. Just and equitable to wind up the company. So when I am talking about this, तो अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेक्शन 433 क्लॉज ए टू ई आर स्पेसिफिक ग्राउंड्स, लेकिन उन पांचों का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन है ही नहीं, उन पांचों का आपस में कोई कॉमन कनेक्शन है ही नहीं, तो उन पांचों से कोई कॉमन इंटरप्रिटेशन आती ही नहीं है और उससे हमें कोई मदद नहीं मिलती है टू इंटरप्रेट 433 क्लॉज एफ. ये उसी एग्जाम्पल की तरह हो गया जो मैं ले रहा था, बैरक ओबामा एंड देन पेंसिल, पैसिफिक ओशियन, जुपिटर, कपिल शर्मा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो पहले जो 5 शब्द हैं आपस में कनेक्टेड नहीं हैं और पांचों कॉमन मीनिंग नहीं रखते हैं, उनका पांचों का आपस में कोई कॉमन मीनिंग नहीं है, वो सेम स्पीशीज के नहीं है. तो जो छठा शब्द है एटसेट्रा, उस एटसेट्रा की इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें पहले 5 शब्दों से कोई मदद नहीं मिलती है, रूल ऑफ एजुजम जनरस फेल हो जाता है. तो यही चीज यहां पर भी हो रही है, यही चीज यहां पर भी हो रही है. 433 क्लॉज ए टू ई में 5 ग्राउंड्स हैं वाइंडिंग अप के, लेकिन उन पांचों ग्राउंड्स का आपस में कोई कॉमन सेंस या कॉमन इंटरप्रिटेशन नहीं है, कॉमन मीनिंग नहीं है, और इसलिए उन पांचों की मदद से हम 433 क्लॉज एफ का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं. So lastly, talking about this, that 433 A to E don't have any common interpretation which can be used for interpreting section 433 clause F. which is a general clause. अगर 433 क्लॉज ए टू ई की आपस में कोई कॉमन इंटरप्रिटेशन होती तो हम उसको यूज कर पाते टू इंटरप्रेट 433 क्लॉज एफ, लेकिन क्योंकि 433 क्लॉज ए टू ई की आपस में कोई कॉमन इंटरप्रिटेशन है ही नहीं, तो उसको हम क्लॉज एफ की इंटरप्रिटेशन के लिए यूज नहीं कर सकते. तो क्लॉज एफ की इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट को हर बार फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के हिसाब से देखना पड़ता है कि वेदर इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी और नॉट. कोर्ट को हर बार फ्रेश सोचना पड़ता है कि अगर कोई कंपनी 433 क्लॉज ए टू ई में फॉल नहीं करती तो क्या वहां पर हालात ऐसे हैं, क्या वहां पर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं उस कंपनी के अंदर कि उसको हम वाइंड अप करें या वाइंड अप ना करें, जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी और नॉट. और मैं कहूँगा वेल हजारों केसेस कोर्ट के पास आते हैं जहां पर कोर्ट को ये हर बार अलग तरीके से सोचना पड़ता है, फ्रेश तरीके से हर बार कि क्या इस कंपनी में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू वाइंड अप द कंपनी और नॉट. तो इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट whether it is just and equitable to wind up the company or not on case to case basis depending upon facts and circumstances of each case. अब मेरी हैंडराइटिंग बहुत काम चलाऊ सी है. वेल मुझे ये टू बी वेरी ऑनेस्ट पेपर छोड़कर जब मैं स्टार बोर्ड पे लिख रहा होता हूँ व्हेन आई एम राइटिंग ऑन दिस राइटिंग पैड, तो मैं लिख कहीं और रहा होता हूँ, देख कहीं और रहा होता हूँ. प्लीज प्लीज वेल कोऑपरेट विद माय हैंडराइटिंग पार्ट. देन फाइनली आफ्टर एजुजम जनरस अब मैं यहां आकर कह सकता हूं कि हमारे प्राइमरी रूल्स खत्म हो गए. नाउ सेकेंडरी रूल्स, और बिना पढ़े आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था सप्तपदी. एवरीबडी रिमेंबर्स एग्जांपल, सबको याद है.
हिंदू मैरिज एक्ट कहता है शादी के लिए सप्तपदी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि सप्तपदी का मतलब क्या है, लॉ में नहीं लिखा, लेकिन हमें मालूम है सप्तपदी का मतलब है 7 सर्कल्स ऑफ सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि के 7 फेरे। अब लॉ मेकर ने लॉ में नहीं लिखा, लेकिन हमें मालूम है कि मम्मी पापा की शादी, दादा दादी की शादी, नाना नानी की शादी, सबकी शादी ऐसे हुई थी, हवन कुंड के 7 फेरे। तो हम मान लेते हैं कि सप्तपदी का मतलब क्या है, पवित्र अग्नि के 7 फेरे, दैट इज सप्तपदी। तो वो जो लाइन यूज की गई है व्हेन इट कम्स टू द लैटिन लैंग्वेज, ऑप्टिमा लेगम इंटर प्रसिस्ट कॉन्स्टिट्यूडो, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, सामाजिक प्रथा इज बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। अच्छा, इतनी लैटिन लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, आपसे एक छोटा सा सवाल है, रादर आपके लिए एक होमवर्क है, घर जाइए ढूंढ कर लाइए, एलएलबी, एलएलबी को लैटिन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एलएलबी गूगल सर्च कीजिएगा, आपको मिल ही जाएगा, इट इज नॉट वेरी बिग क्वेश्चन। तो एलएलबी क्या है, आपके लिए होमवर्क है, प्लीज कम इन द नेक्स्ट क्लास एंड प्लीज टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएलबी। जब मैंने एलएलबी किया था तब हम लोग मजाक मजाक में कहा करते थे एलएलबी का मतलब लुच्चे लफंगे बदमाश, जोकिंग ओनली बट नॉट सीरियसली। एलएलबी हैज गॉट अ वेरी सीरियस लैटिन मीनिंग। कहने के लिए हम बोलते हैं बैचलर ऑफ लॉ, लेकिन बैचलर ऑफ लॉ तो हम इंग्लिश में बोलते हैं। मैं इंग्लिश नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ लैटिन लैंग्वेज में एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है। सो प्लीज गो थ्रू दैट एंड फाइंड आउट योरसेल्फ एंड प्लीज डू टेल मी। रोहतक में बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मम्मी पापा हमें शादी में नहीं ले गए, हमने तो देखा ही नहीं कि हवन कुंड कैसा होता है। तो चलिए मम्मी पापा की मैरिज एल्बम उठाकर देखिए, देन इन दैट केस। दूसरा जो अगला हम ले रहे हैं सेकेंडरी रूल हमारे सिलेबस के हिसाब से, वी आर गोइंग इनटू दैट, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमो इन लेगे। तो ये लैटिन लैंग्वेज आपको कितनी याद रहेगी क्लास खत्म होने के बाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करो कि आपको याद रहे। तो और कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, इसके लिए हम बोलते हैं दैट इज द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट अ डॉक्यूमेंट और इंटरप्रेट अ स्टैट्यूट इज टू रीड इट एज इट इज वुड हैव बीन रेड व्हेन इट वाज मेड। इन अदर वर्ड्स, रीड द लॉ द वे द लॉ वाज रिटन व्हेन इट वाज एक्चुअली रिटन, व्हेन इट वाज एक्चुअली रिटन। बीच में एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आपको ये वाज एक्चुअली 2 बार है, एक बार डिलीट कर दीजिए, व्हेन इट वाज एक्चुअली रिटन। नाउ इसका मतलब ये है कि अगर आज से 50 साल पहले कोई लॉ लिखा गया था तो गो बैक 50 ईयर्स, 50 साल पीछे जाइए और ये सोचकर पढ़िए कि आप वहीं 50 साल पीछे उस समय में पहुंच गए हैं और उस हिंदुस्तान में पहुंच गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इंडिया था आज से 50 साल पहले, और इतना रिच इंडिया नहीं था जितना रिच इंडिया आज है। पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो उस वक्त के इंडिया में वापस जाकर सोचिए कि जब वो लॉ लिखा गया था तो क्या सोचकर लिखा गया था। और एक चीज़ जो आजकल आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि हमारे जो लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्रियल लॉज हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, घिस पिट गए हैं, इनको चेंज करने की ज़रूरत है, इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ किसी एम्प्लॉय का हाथ कट गया, अगर काम करते हुए फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए हाथ कट गया, पैर कट गया, तो उसके लिए एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 अंग्रेजों के ज़माने का लॉ है। अगर एम्प्लॉयज़ मिलकर ट्रेड यूनियन बनाते हैं आपस में, तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 उस ज़माने का इंडिया, जब फैक्ट्रीज़ के ओनर नॉर्मली ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, कुछ इंडियंस भी थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जिसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर सकते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल काम बंद। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड सो ऑन। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड मैनी अदर एक्ट जिसमें लिखा हुआ है वर्कर के वेलफेयर के लिए कुछ होना चाहिए। सोच के देखो कि 1947 1948 में वर्कर्स की कंडीशन कैसी होती होगी। कभी कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी उठाकर देखो जिसमें राज कपूर या दिलीप कुमार जब हीरो रहे होंगे बॉलीवुड में, देवानंद, और कभी वो जाकर एज वर्कर लेबर कहीं किसी डैम पे काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, और शाम को वो जो मुनीम जी बैठे हुए हैं वहाँ पर, जिनके लेफ्ट राइट पे 2 बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं और सफ़ेद धोती कुर्ता में सफ़ेद टोपी पहनकर मुनीम जी बैठे हैं विद द स्पेक्स ऑन द नोज ब्रिज विद द गोल्डन फ्रेम, और वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं। और वर्कर का नाम क्या है? हरिया, धनिया, पुदीना, वटेवर। और जब सैलरी दे रहे हैं तो अंगूठा लगवा रहे हैं, क्योंकि वर्कर पढ़े लिखे नहीं थे 1947 1948 में, और अंगूठा रोज शाम को उनको अंगूठा लगवा रहे हैं रजिस्टर के ऊपर, 1 रुपया दे रहे हैं सैलरी, 1 रुपया सैलरी है पर डे या 50 पैसे सैलरी है पर डे। अंगूठा लगवाते हैं 1 रुपये के ऊपर, देते हैं 50 पैसे। वो जमाना था जब ये सारे लॉ लिखे गए थे। और एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि सैलरी कैश में नहीं दी जा रही है, 1 मुट्ठी गेहूं
पकड़ा दिया वर्कर को शाम को, या 2 मुट्ठी गेहूं पकड़ा दिया कि घर जाना बेटा, इसको भून लेना आग के ऊपर, नमक डालना और वो 1 मुट्ठी गेहूं खा लेना, साथ में पानी पी लेना और कल सुबह काम पे आ जाना। तो उस जमाने में वर्कर एक्सप्लॉयटेशन जो था उसके हिसाब से वो लॉ लिखे गए थे, और वही लॉ आज भी इंडिया में चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आज भी इंडिया में चल रहा है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आज भी इंडिया में चल रहा है। क्या वो सारे एक्ट अब न्यू इंडिया के हिसाब से, न्यू इकोनॉमी के हिसाब से बदल दिए जाने चाहिए? एंड द आंसर इज यस, बदलाव होना चाहिए। और यही काम वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने अनाउंस किया कि हम करेंगे। उन सारे पुराने एक्ट्स को हम या तो खत्म कर देंगे या उनको इम्प्रूव करेंगे और उनको न्यू सोसाइटी, न्यू इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया जाएगा। Now one example which is given to you over here, very interesting example, समझने के लिए, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें था क्या। सेक्शन 6 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट में 1898 कितने साल पुराना एक्ट है। नाउ यू इमेजिन, 1900 से भी पहले 1898, आज भी इंडिया में ये एक्ट चल रहा है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। आज 2014 हो गया है एंड द एक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो इट हैज बीन 116 साल पुराना एक्ट है, आप कह सकते हैं 116 ईयर्स ओल्ड एक्ट। नाउ इन दिस केस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, उस जमाने में जब ब्रिटिशर्स इंडियन पोस्ट ऑफिस को कंट्रोल करते थे और जो भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले टॉप लेवल ऑफिसर थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे। उस वक्त ये एक्ट लिखा गया था, और क्या लिखा गया था कि अगर लोग अपनी चिट्ठियां भेजते हैं थ्रू इंडियन पोस्ट ऑफिस, या अपना कोई भी सामान पार्सल भेजते हैं थ्रू इंडियन पोस्ट ऑफिस, अगर ऑर्डिनरी पोस्ट, मतलब बेसिकली पोस्ट के थ्रू भेजते हैं, अगर वो रास्ते में खो जाता है, अगर या वो डिले हो जाता है, तो उस केस में इंडियन पोस्ट ऑफिस जो डिपार्टमेंट है 1 पैसा भी कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट किसी भी कॉम्पनसेशन के लिए लायबल नहीं है। लेकिन अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्टमैन हैं, पोस्ट मास्टर हैं, उनकी नेग्लिजेंस प्रूव कर दो, उनका फ्रॉड प्रूफ करके दिखा दो। और कौन प्रूव कर देगा? कस्टमर, कंज्यूमर, जिसने उनकी सर्विसेज ली हैं। अगर आप प्रूव करके दिखा दो तो आपको उस पोस्टमैन से या उस डाकिये से या उस पोस्ट मास्टर से आपको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, अगर आप प्रूव करके दिखा दो। और पोस्टल डिपार्टमेंट तो 1 पैसा भी कॉम्पनसेशन देने के लिए लायबल नहीं है। अब ये लॉ अंग्रेजों ने बनाया था 1898 में, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। क्यों बनाया था? ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम इंडियन सिटीजन से रेवेन्यू भी कमा लें, पैसा भी कमा लें, और हमें बदले में उनको कोई कॉम्पनसेशन भी ना देना पड़े। ये उनकी इंटेंशन थी। आज इतने साल के बाद आज भी ये लॉ इंडिया में चल रहा है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। क्या हमें ये लॉ बदल देना चाहिए? अब जब हम आज़ाद हो गए तो हमें आज़ाद होने का क्या फ़ायदा? अगर उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे इम्यूनिटी चाहती थी, हमसे प्रोटेक्शन चाहती थी कि हमें कॉम्पनसेशन ना देना पड़े, आज हमारी अपनी खुद की गवर्नमेंट आज़ाद होने के बाद हमसे इम्यूनिटी चाहती है, हमसे प्रोटेक्शन चाहती है कि हमारी अपनी गवर्नमेंट को हमें कोई कॉम्पनसेशन ना देना पड़े। अगर हमारी कोई चिट्ठी, हमारा कोई इंपॉर्टेंट लेटर रास्ते में खो जाता है तो हमें ना देना पड़े। द लॉ इज स्टिल गोइंग ऑन। चलिए, ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गई एक बात। लेकिन दूसरी बात, और वो ये है, उस जमाने में जब लॉ लिखा गया था और आज जो सिचुएशन है थोड़ी सी बदल गई है। मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं, आप तीनों का जवाब येस और नो में दीजिएगा। ऑर्डिनरी पोस्ट ओपी, रजिस्टर्ड पोस्ट आरपी, स्पीड पोस्ट एसपी। ओपी, आरपी, एसपी। अगर मैं आज ऑर्डिनरी पोस्ट से कोई चिट्ठी भेजता हूं और रास्ते में खो जाती है और पोस्टल डिपार्टमेंट खो देता है, तो क्या मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट से कॉम्पनसेशन मिलेगा? अगर मैं रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई चिट्ठी भेजता हूं और रास्ते में खो जाती है, तो क्या मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट से कोई कॉम्पनसेशन मिलेगा? अगर मैं स्पीड पोस्ट से कोई डॉक्यूमेंट भेजता हूं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और रास्ते में खो जाता है, जिसके लिए वो कहते हैं हम 48 आवर्स में डिलीवर करेंगे, डिले या लेट डिलीवरी तो दूर की बात, रास्ते में खो जाता है, पहुंचता ही नहीं है, तो क्या मुझे पोस्टल डिपार्टमेंट से कॉम्पनसेशन मिलेगा? ऑर्डिनरी पोस्ट ओपी, येस और नो। रजिस्टर्ड पोस्ट आरपी, येस और नो। स्पीड पोस्ट एसपी, येस और नो। मेरे पास आंसर आए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर सेज नो, गुवाहाटी सेज नॉट ट्रेसेबल इन ओपी। ऑर्डिनरी पोस्ट में तो ट्रेसेबल ही नहीं है। मुजफ्फरनगर वंस अगेन सेइंग नो। रोहतक सेज यस, बरेली सेज नो, द्वारका नो, रोहतक कहता है ओपी में नो, बरेली सेज ऑल 3 नो, देन आई से अंबाला सेज नो, रोहतक सेज आरपी नो, रोहतक सेज एसपी यस, जनकपुरी says OP no, RP yes, SP yes, and then I'll say Pathankot also says SP yes. Then Ambala says, sir, do we have to learn the Latin words?
हाल से कुछ तो जो लिखे हैं आपके सिलेबस में है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। एग्जाम में लैटिन वर्ड्स लिख कर आ गए और आपसे कहेंगे बताइए इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, तो आप क्या करेंगे। क्या मेरे पास काफ़ी आंसर आ गए हैं अभी, तो मैं यहाँ पर अभी इसका फाइनल आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ या फाइनल आंसर आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी पोस्ट के केस में नो, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। अगर आज की तारीख में 2014 में या 2015 में 2016 में, आगे क्या होता है वो नहीं मालूम, लेकिन आज की तारीख में 2014 में अगर ऑर्डिनरी पोस्ट आपने भेजा और खो गया तो नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट भी आपने भेजा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और खो गया तो भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्पीड पोस्ट भेजा और खो गया रास्ते में और डिलीवर नहीं हुआ या लेट डिलीवरी हुई, दोनों ही केसेस में आपको पोस्टल डिपार्टमेंट से कॉम्पनसेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये जो सेक्शन 6 में आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर पोस्टल डिपार्टमेंट को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? कारण, रीजन, और वो रीजन ये है कि जब 1898 में जब ये लॉ बनाया गया था, जब ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट लिखा गया था, तब ऑर्डिनरी पोस्ट होता था, रजिस्टर्ड पोस्ट होता था, लेकिन उस जमाने में स्पीड पोस्ट होता ही नहीं था। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड पोस्ट। तो जब स्पीड पोस्ट होता ही नहीं था तो लॉ मेकर ने जब इम्यूनिटी लिखी थी, लॉ मेकर के दिमाग में भी नहीं था, चल भी नहीं रहा था उसके दिमाग में कि हम ये इम्यूनिटी या ये जो प्रोटेक्शन ले रहे हैं ये हम स्पीड पोस्ट से ले रहे हैं। तो जो इम्यूनिटी ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? ओनली फ्रॉम ऑर्डिनरी पोस्ट, ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड पोस्ट। स्पीड पोस्ट का कॉन्सेप्ट 1898 में हो भी नहीं सकता था। क्या उस जमाने में 1898 में, इतने साल पहले, क्या पोस्ट ऑफिस क्या कमिटमेंट कर सकता होगा कि हम दिल्ली से चेन्नई आपका लेटर 48 आवर्स में पहुंचा देंगे, जो कि वो आज कमिट करते हैं? उस वक्त पॉसिबल था ही नहीं। उस वक्त आप सोच के देखो, मैक्सिमम स्पीड पे जब लेटर भेजते होंगे एक सिटी से दूसरी सिटी, तो मैक्सिमम स्पीड किसकी रहती होगी, किस तरीके से जाते होंगे? क्या उस वक्त कोई एरोप्लेन चलते थे इंडिया में? क्या उस वक्त कोई ट्रेन चलती थी 1898 में फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई? आंसर इज नो। मैक्सिमम स्पीड किसकी रहती होगी? आई थिंक उस जमाने में शायद घोड़ा गाड़ी पे जाते होंगे, घोड़े पे जाया करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो भी 48 आवर्स में दिल्ली से चेन्नई पहुंचना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओवर देयर इन दोज डेज। तो जनकपुरी ऑलरेडी सेइंग हॉर्सेस। इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, उस जमाने में वाज इट पॉसिबल कि पोस्टल डिपार्टमेंट के पास कबूतर होते हो? पोस्टल डिपार्टमेंट के पास कबूतर होते हो, इज इट पॉसिबल? और उन कबूतरों से भेजते हो। और शायद अंग्रेज होते होंगे तो कहते होंगे कबूतर पोस्ट, कबूतर नहीं बोलते होंगे, कबूतर पोस्ट। तो वो कबूतर पोस्ट, पता चला आपने भेजा लव लेटर किसी के नाम से और उसके पापा के हाथ में पहुंच गया, तो सबसे पहले पापा ने कबूतर को गोली मार दी, तो क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी इन सर्विस और व्हाटएवर। बट नाउ द पॉइंट इज, खैर एनी हाउस, जोक्स अपार्ट, कम बैक टू दिस एंड दैट इज, तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि उस जमाने में जब लॉ मेकर ने 1898 में लॉ लिखा था तो उसके दिमाग में सिर्फ दो चीजें थी, और वो दो चीजें क्या थी? ऑर्डिनरी पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट। उसके दिमाग में स्पीड पोस्ट नहीं था। तो जो इम्यूनिटी ली लॉ मेकर ने वो सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से ली, स्पीड पोस्ट से उसने इम्यूनिटी नहीं ली। नाउ गोइंग बाय दिस, तो अब जो हम शब्द पढ़ रहे थे ऊपर वो क्या थे? कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमो इन लेगे, रीड द लॉ द वे द लॉ वाज रिटन व्हेन इट वाज एक्चुअली रिटन। उसी तरीके से पढ़ो जिस प्रकार लॉ मेकर ने लिखा था जब लिखा था। तो एक्शन रिप्ले, गो बैक इन टाइम, 100 साल पीछे जाओ, 116 साल पीछे जाओ, 116 ईयर्स बैक, और फिर लॉ मेकर के दिमाग में घुस जाओ और सोचो कि जब वो लिख रहा था तो उस वक्त आसपास सोसाइटी क्या थी, हालात क्या थे, सिचुएशन क्या थी, और किस सिचुएशन में उसने वो लॉ लिखा था। तो उसी तरीके से पढ़ोगे तो दैट इज अ बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। दिस इज कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे। लास्ट थिंग दैट वी आर हैविंग, और ये तो मैंने लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आपको, सेकेंडरी रूल का दूसरा रूल, नॉसीटर आर सॉसेस नोन बाय एसोसिएटेड वर्ड्स। एक सेंटेंस है, उसमें सारे वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, एक वर्ड भी जनरल वर्ड नहीं है, लेकिन जब सारे स्पेसिफिक वर्ड्स एक सेंटेंस में एक साथ लिखे जाते हैं तो उनको सेम सेंस में पढ़ना चाहिए, उनको सेम सेंस में पढ़ना चाहिए, सेम सेंस में इंटरप्रेट करना चाहिए, जिसको लॉ मेकर कहता है कॉग्नेट सेंस। कॉग्नेट सेंस में इंटरप्रेट करना चाहिए। कॉग्नेट सेंस मींस सेम सेंस। चाहे वो शब्द देखने में अलग अलग हैं, लेकिन जब लॉ मेकर ने उनको जोड़कर एक सेंटेंस में एक साथ लिखा है तो उनका हमें एक कॉमन सेंस में कॉमन इंटरप्रिटेशन लेना चाहिए। और लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल लिया था, आज वही एग्जाम्पल आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एन एस्टैब्लिशमेंट विच कैरीज ऑन एनी
नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 ट्रेड एंड नंबर 3 प्रोफेशन. तो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एनी एस्टैब्लिशमेंट और एनी प्लेस और एनी premises, एनी प्लेस और एनी premises which carries on any business, trade और profession. जहां पर हम business, trade और business किसके लिए? business for profit, trade for profit and profession for profit. तो जिस एस्टैब्लिशमेंट में, जिस प्रमाइसेस में, जिस प्लेस में हम बिजनेस फॉर प्रॉफिट करते हैं, ट्रेड फॉर प्रॉफिट करते हैं या प्रोफेशन फॉर प्रॉफिट करते हैं, वो प्रमाइसेस, वो प्लेस, वो एस्टैब्लिशमेंट कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट माना जाएगा या उसको कंसीडर किया जाएगा. अगर एक जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि अगर एक डॉक्टर साहब हैं 72 ईयर्स की एज में, उनके पास 2 बंगलोज हैं, एक बंगलो में रहते हैं और दूसरे बंगलो में उन्होंने नर्सिंग होम बनाया. अगर उन्होंने चैरिटेबल नर्सिंग होम बनाया और वो एक भी पेशेंट से एक भी पैसा चार्ज नहीं करते, तो क्या वो बंगलो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है? नो. अगर वहां पर वो प्रॉपर चार्जेस लेते हैं 500 रुपीज पर विजिट, सीटी स्कैन का 5000 रुपीज, एमआरआई स्कैन का 8000 रुपीज और वट एवर जो भी मार्केट प्राइस है, और उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, तो क्या वो बंगलो कॉमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है? एंड द आंसर इज यस ओवर देयर. तो दिस इज नॉसीटर अ सॉसेस. द सेम words, or you can say the different words, specific words but in the same sentence shall be read in the same sense. एक बार फिर से बोलूंगा, business, trade और profession, लेकिन तीनों को सेम सेंस में कैसे पढ़ेंगे? business for profit, trade for profit, profession for profit. तो हम कहेंगे profession for profit है तो commercial establishment है, profession है, medical profession है लेकिन for profit नहीं है तो वो बंगलो commercial establishment नहीं है. So this is all about I'll say the different rules of interpretation as per our syllabus in CA final. लेकिन एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर, ये रूल्स यहाँ ख़त्म नहीं होते हैं. अगर आप LLB करते हैं तो आपको और बहुत सारे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगे. एंड आई टेल यू वन थिंग, आई नो सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु डू LLB ऑल्सो साइमल्टेनियसली, और वो CA LLB करते हैं क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म में इनकम टैक्स की फील्ड में जाना होता है, टैक्सेशन में जाना होता है, कस्टम एक्साइज में जाना होता है. तो वो चाहते हैं कि हर तरीके का लॉ उनको डील करना या पढ़ना आना चाहिए. तो LLB के जो वहाँ से स्किल्स मिलते हैं, जो स्किल सेट वहाँ से मिलता है, उसको भी अपने स्किल्स में ऐड कर लेते हैं. तो आपकी ऑप्शन है, अगर आप लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर आगे 10 साल बाद या 15 साल बाद, 20 साल बाद अगर आप टैक्सेशन की फील्ड में देखते हैं और आप इनकम टैक्स में जो IT AT के ऊपर अपील हाई कोर्ट्स वगैरह में जाती है, जो मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं, वहाँ तक आप अगर आप कोर्ट में अपीयर होना चाहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट्स, तो आई जनरली रिकमेंड एवरीबडी कि आप CA के साथ LLB ज़रूर करो अगर आपको टैक्सेशन में अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर दिखता है. सो गोइंग बाय दैट आई विल से दिस इज ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन. अब इसके बाद जो इस चैप्टर में बचा है, जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से थोड़ा सा अलग हटकर है कि हमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए मदद कहाँ कहाँ से मिलती है, हमें लॉ के अंदर से मदद कहाँ कहाँ से मिलती है और लॉ के बाहर से हमें मदद कहाँ से मिलती है. तो दोनों बातें हैं, इंटरनल हेल्प कहाँ से मिलती है और एक्सटर्नल हेल्प कहाँ से मिलती है. दो बातों के ऊपर अब आगे का डिस्कशन चलता है. सो आई विल से वन इज इंटरनल एड, द अदर वन इज एक्सटर्नल एड और एक्सटर्नल हेल्प फॉर इंटरप्रिटेशन. लेकिन हमारी आज की समय सीमा यहाँ समाप्त होती है. मैं सेशन को यहाँ रोकता हूँ, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. मैं अभी यहाँ पर आपके पास रुका हुआ हूँ फॉर ऑल टेकिंग ऑल योर क्वेरीज, टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस. आई एम सिटिंग हेयर फॉर अनदर 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट में अभी और आपके पास यहाँ पर हूँ. अब आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछना शुरू कर सकते हैं. आई एम स्टॉपिंग माई सेशन ओवर हेयर. Thank you so much. And we are coming back on Monday. We are coming back on Monday, same time, same place, and with the same faculty also. Thank you so much.